एक्शन। गरिमा जी, आज जो बदला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंडीगढ़ के मसीह जैसा इलेक्शन कमीशन चाहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ताकि वो प्रजातंत्र को रोन दे, प्रजातंत्र को खत्म कर दे। हमने देखा चंडीगढ़ का उदाहरण, वो चंडीगढ़ में उस पीठासीन अधिकारी का कृत्य नहीं था, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के निर्देशों पर वो कुकृत्य किया गया था। कैसे प्रजातंत्र को रोंदा गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं मानता हूं इस प्रजातंत्री व्यवस्था में, आजाद भारत के इतिहास में हम लोग परिष्कृत व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन नया सुधार हो और अधिक परिपक्वता के साथ हम इस प्रजातंत्री व्यवस्था को आकार दें। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो 2004 में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 2009 की रिपोर्ट हो, या लॉ कमीशन की 2015 की रिपोर्ट हो, सब में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में आप रखिए। जब सर्वोच्च अदालत में मुकदमा चला, जिसका जिक्र ओपी रावत साहब कर रहे हैं, 2018 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया गया। उसमें सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप हस्तक्षेप मत करिए, ये अधिकार पार्लियामेंट का है, सर्वोच्च अदालत इसमें दखल नहीं दे। इलेक्शन कमीशन ने तो ये तक कह दिया कि राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, वो स्टेट्यूटरी राइट है, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आप बिल्कुल हस्तक्षेप मत करिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कानून क्या बनाया अंततः? देखिए, सर्वोच्च अदालत के निर्णय को पढ़िए, उनकी डायरेक्शंस को देखिए। उस डायरेक्शंस में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, या जो सदन में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो उसका नेता, अगर वो नेता प्रतिपक्ष डेजिग्नेट नहीं कर सकते हैं तो वो ये आखिरी डायरेक्शन थे। और कहा कि आप कानून बना दो। ये भी कहा, तो यही तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रजातंत्री व्यवस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी व्याख्या की है कि प्रजातंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को, और जिन संस्थाओं को दायित्व दिया गया है, वो परिपक्वता से अपना दायित्व निभाएं, ये अपेक्षा की जाती है। आज हम क्यों मांग कर रहे हैं इस बात की? क्योंकि हमने देखे कई उदाहरण, 10 से 15 से 20 शिकायतें कम से कम प्रधानमंत्री जी की प्रामाणिक टेलीविजन पर दिखने वाली, कि बूथ के अंदर तक चुनाव चिन्ह लेकर गए, शिकायतें की, क्या हुआ बताइए आप? एक भी शिकायत पर नोटिस तक नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो पारदर्शिता रहे। तो चीफ जस्टिस हो जाते तो क्या फर्क पड़ता है इनको? क्योंकि एक मजबूत हमको संवैधानिक संस्था चाहिए इस देश को। आज के कॉन्टेक्स्ट में खास करके जब आप हर संस्था से दमन किया जा रहा है प्रजातंत्र का, तब अपेक्षा थी। तो मान लेते सर्वोच्च अदालत के डायरेक्शंस को, और जो सारे प्रतिपक्षी दल कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को भी उसमें नियुक्त करते। आपको पता है गरिमा जी, 4 तारीख को ये गोयल जी हमारे बंगाल आए थे। हाँ, कोलकाता गए थे, मीटिंग में शामिल होना था, वहीं से दिल्ली लौटा है। जी बिल्कुल। उनको जबरन ये बताया जा रहा था कि बंगाल में स्थिति अनुकूल नहीं है, यहाँ इलेक्शन कराना बहुत जटिल है, यहाँ पे बहुत सारी आगजनी चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। उन्होंने वैसी बयानबाजी करी नहीं। तो भाई, इनके जो आला कमान है, जो जमींदार है, जो राजवाड़ा चलाना चाहते हैं, जिन्होंने फरमान पूरे देश में दे रखा है और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देश को एक गिनी पिग बना दिया है, इन्होंने क्या किया? भाई नहीं, अब आप उसके लायक नहीं है, तो आप इससे अच्छा रिटायरमेंट ले लीजिए। ये क्रोनोलॉजी समझिए। अशोक लवासा बोल के इसके पहले भी कमिश्नर थे, उनके साथ क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने टिप्पणी करी, और वही एकमात्र व्यक्ति थे 3 जनों के पैनल में जिन्होंने ऑब्जेक्शन करा था मोदी जी और अमित शाह जी के प्रचार शैली में। तो उनके साथ क्या हुआ? उनके घर में इनकम टैक्स पहुंच गया, उनकी पत्नी को 9 घंटे तक बैठा दिया गया, बेटे के साथ दुराचार हुआ, बहुत सारे तरीके से प्रेशराइज करना पड़ा, लास्ट में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सिंपल सी बात है। अगर आप सच में आप बोलते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं एक अकेला सब पर भारी है, और आपने इतना कार्य किया है, इतने कार्य का निर्वाह किया, इतने गड्ढे आपने भर दिए हैं, कि सही बात है, जहां 60 रुपए पर डॉलर था 85 रुपए हो गया, बड़ा गड्ढा भर दिया। जहां 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 225 लाख करोड़ का कर्ज भर गया, बड़ा गड्ढा भर दिया। अच्छी संस्थाएं जो बनी हुई थी उसको आपने गिरवी रख दी और लीज पे डाल दिया, अरे बड़ा गड्ढा भर दिया। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, इसकी परिभाषा हमारे प्रधान प्रचारक ने दे दी है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है?
कि आपको मूलतः वोट देने का स्वतंत्र राइट नहीं है, ये नेचुरल चीज नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है। आप चाहे तो हम वोट दें, आप चाहेंगे तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गरिमा जी, इसको आप दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। पहला परिप्रेक्ष्य क्या है कि जब हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये जो 2:1 का जो रेशियो हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो हम चाहते थे एज ए विपक्ष, एज ए नागरिक इस देश के, और साथ साथ प्रधानमंत्री रहे, साथ साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, ये हम चाहते थे। लेकिन भाजपा ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बोला नहीं हम रहेंगे, मेरा एक और चेला चपाटी जो रहेगा, और साथ साथ हम दे देंगे उनको, तो 2:1 हो गया। इसकी ऑब्जेक्शन करने हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट की तो लिमिटेशन है ना, कानून तो सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे नहीं, कानून तो मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी को ज्यादा ज्ञान है, मोदी जी की अपनी शिक्षा शैली इतनी प्रखर है, इतनी मजबूत है, उन्होंने बना दिया कानून। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात क्या है कि पहले जो इलेक्शंस होते थे या जब भी हुए, तो ये मोदी जी और LK अडवाणी जी लोग सब लोग क्वेश्चन करते थे ईवीएम पे। फिर एक वीवीपैट डब्बा आ गया, हमने वीवीपैट की काउंटिंग की बात करी तो वो भी खारिज हो गया। तो बहुत सारी चीजें पिछले 10 सालों में हुई है, जहां जहां एक प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रश्न करना इस देश के हर नागरिक का लीगल राइट है। आपको उत्तर देना होगा कि आप उस संस्था के संचालक हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना कि भाई वाद विवाद में बोला जाता है कि हम संस्थाओं पे भरोसा ही नहीं करते, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, इस प्रश्न चिन्ह को, क्वेश्चन मार्क को बंद करने के लिए एक कमेटी का गठन करा गया। जब कमेटी का गठन हुआ तो इनिशियल डेज में तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, जो उनको हटा के जब ये अपने मिनिस्टर्स को लाने लगे, तब देश को लगा कि नहीं, तब हमको लगा एज ए भारतीय लगा कि नहीं ये गलत है। आज उसकी हम बात कर रहे हैं। आज आपने रावत जी को क्या सुना कि मैं इसमें टिप्पणी नहीं देता, तो ये पॉलिटिकल रील में है, राजनीतिक रील में है। तो ये मतलब क्या है, वो ये मानते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, हर संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन जिसमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल नहीं गरिमा जी, हमें सबको समझना चाहिए कि पार्लियामेंट भी, संसद भी इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है। पार्लियामेंट की भी अपने दायरे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जिसमें साफ कहा है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कभी फैसला आता है गरिमा जी, तो मैं आपके सारे दर्शकों को कहूंगा कि उसकी सोच को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की फाउंडेशन होती है, और इसीलिए अगर कोई सिलेक्शन कमेटी बैठती है जो इनके उच्च अधिकारी को चुनती है, उसमें बैलेंस होना अनिवार्य है। और इसलिए एक फॉर्मूला दिया कि चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे, और ये कहा सरकार को कि अगर आपको लगता है कि इस कमेटी का किसी और तरीके से गठन होना चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन बायस नहीं होना चाहिए। अब हम सुनने को मिल रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री और उनके अगर एक मंत्री हो गए तो फिर भी भाजपा कह रही कि नहीं, बायस तो हमने हटा दिया। तो ये जो छोटे बच्चों को भी जो लॉजिक समझ में नहीं आता, आज भाजपा देश को सुनाते हुए जा रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है गरिमा जी, कारण ये है कि आज मोदी जी अपनी हार को लेके इतना चिंतित है कि हर दिन किसी न किसी स्वतंत्र संस्था को खत्म करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। अनिल मसीह सही पकड़े हैं कि अगर हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के पन्नों को भरने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने जो स्वतंत्र ये लोकतंत्र का गला घुटता हुए देख रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और ये बार बार मोदी सरकार करी आई कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, वो पलटने के लिए एक नया कानून लाती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के क्या दायरे होने चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मई 2023 में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया था, और कहा था कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा अफसर किस चीज पे काम करेगा। इन्होंने 3 लोगों की कमेटी बिठा दी, जिसमें मुख्यमंत्री माइनॉरिटी हो गए और 2 केंद्र द्वारा नियुक्त हुए अफसर हो गए, और कह रहे कि नहीं अब तो हमने एक कमेटी बना ली। मतलब आप देखिए हर स्टेप पे आप चाहते हैं कि विपक्ष का कैसा गला घोटा जाए। स्वतंत्र संस्थाएं, आज सवाल ये है कि आज इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा क्यों दे दिया सडनली, वो क्यों इतने परेशान है? ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि 3 साल बाद उनका टर्म खत्म हो रहा है और चुनाव के 1 हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा ने पहले इस्तीफा दिया। मतलब साफ है कि सारे अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव है गरिमा जी, इतना दबाव है कि साफ है कि कोई काम नहीं करना चाहता, और वही काम करना चाहता जो इनकी चापलूसी करता है। जनता माफ नहीं करेगी। और मेरे ख्याल से देश के लिए ये खतरनाक है। ये आज एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। भारत पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र के लिए माना जाता है, लेकिन आज आप देखो सीएजी की क्या हालत हो गई है। जिन अधिकारियों ने आयुष्मान भारत का घोटाला बाहर निकाला, चंद घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर हो गया।
जो इलेक्शन कमिश्नर एक आवाज भी उठाने की सोचता है तो उस पर दबाव डाल के उस पर इसका इस्तीफा लिया जाता है। तो जो संस्था स्वतंत्र होनी चाहिए थी, जो मेरी पार्टी या किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए थी, आज भाजपा का एक प्रवक्ता बन गई है, भाजपा का एक डिपार्टमेंट बन गई है। आज आपने चर्चा इस विषय पर क्यों की? क्योंकि एक जिम्मेदार चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। देश भर में चर्चा इस बात की है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो पश्चिम बंगाल की यात्रा में गए थे, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने मीटिंग अटेंड की, उनके होटल में डॉक्टर बुलाया गया। ऐसी क्या गंभीर परिस्थितियां और दबाव थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जब इन संदिग्ध परिस्थितियों में इस्तीफा दिया गया है, उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, तब हमको बहुत अधिक निष्पक्षता की आवश्यकता है, क्योंकि समूचा प्रजातंत्र सत्ता की सरपरस्ती में दबाव में है और संदिग्ध अवस्था में ये परिस्थितियां निर्मित हुई है। तब हम चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था हो, और जिस सर्वोच्च अदालत का आप जिक्र बार बार कर रही है, उस अदालत ने सिरे से खारिज नहीं कर दी। उन्होंने इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था उसमें कि ये जो कानून बनाया है वो ठीक है या नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट का अधिकार है, लेकिन प्रचंड बहुमत का अर्थ ये नहीं कि दमनकारी हो जाए वो। सही पकड़े हैं। सभी की आवाज सुननी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते इस सिलेक्शन कमेटी में, तो तकलीफ सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को थी, वो सत्ताधारी दल को थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसा फैसला वो भी तो पार्लियामेंट से कानून बना था, उसको पलटा की नहीं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो अभय दुबे, कितनी उम्मीद आपको, कितनी उम्मीद, क्योंकि आपकी भी नेता है मध्य प्रदेश की जया ठाकुर, उन्होंने भी मूव की है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मूव कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली, हम तो जनता की अदालत में, सदन में, क्योंकि सदन में तो रोन देते हैं ये तो हम अगर डिसेंट दे भी, हम जैसे आपके संजय सिंह जी ने कहा था, जब 3 काले कानून लेकर आए तो उन्होंने वोट डिवीजन की मांग की, उठाकर बाहर फेंक दिया 21 सांसदों को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये तो दमनकारी रवैया सदन के अंदर, सदन के बाहर भी है। मगर देश की जनता सोई हुई नहीं है, वो संज्ञान लेगी, और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि प्रजातंत्र में पारदर्शिता हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ना ही हम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को, ना ही हम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं मोदी जी को। लेकिन ये बोल देना कि भैया प्रश्न चिन्ह लगाने से विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो इतनी कमजोर विश्वसनीयता अगर इलेक्शन कमीशन की है तो मुझे दुख होता है। अगर इतनी कमजोर विश्वसनीयता हर संस्थाओं की है, जो इतनी पुरानी संस्थाएं हैं, जहां इतने फिल्टर होकर ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं, और आज के डेट में रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास इतने रुपया मिल रहा है, तो मुझे दुख होता है। मैं विश्वास करता हूं हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी जनता, हमारा पूरा देश विश्वास करता है। मैं जब छोटा था तो हमारे दादाजी बोलते थे, जो जज होते हैं उनको माई बाप बोला जाता है, उनको भगवान का दर्जा मिलता था। तो आज वो जज है इलेक्शन कमिश्नर। देश में जो इलेक्शन हो रहा है, जो वोट होगा, वो पारदर्शिता हो, निष्पक्ष हो, और सुचारू रूप से उसका कार्य निर्वाह किया जाए, इसके लिए जनता के लिए वो हमारे लिए तो जैस्मिन, कितनी उम्मीद आपको 2024 का इलेक्शन निष्पक्ष होगा इन सारी परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई है? देखिए, कोशिश तो सरेआम करी जा रही है कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस का झुकाव एक तरफ रहे। अभी तक बीजेपी या उसके प्रवक्ता जो आज इस पैनल में मौजूद है, ये नहीं कह पा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खसेड़ने की क्या नौबत आन पड़ी थी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन करते इलेक्शन कमिश्नर का, तो आपको क्यों दुख हो रहा है, आपको पीड़ा कहाँ पे हो रही है? तो ये हमें मंशा समझनी होगी। और कुछ ही महीने पहले हमने देखा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, जब भाजपा डिसाइड करती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि ये सिलेक्शन भाजपा के गवर्नर के थ्रू हुआ था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भाजपा के एक नॉमिनेटेड काउंसिलर होंगे, और खुलेआम इन्होंने जो इलेक्शन की रिगिंग करी, धांधली करी, वो देश देख रहा है। तो सवाल पैदा नहीं होता है कि इलेक्शन में भाजपा दबाव डालेगी कि नहीं। भाजपा का तो प्रयास हो कि इलेक्शन ही ना हो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।